विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। सदन शुरू होते ही विपक्ष का आज हंगामा जारी रहा। सदन में विपक्ष ने आज बिजली कटौती और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस की मांग नियम 310 में बिजली कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पीठ ने विपक्षी विधायकों की मांग नियम 58 में स्वीकार किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून विधानसभा, जहां सत्र की कार्यवाही चल रही है। सब पे डिस्कशंस होने हैं, इसलिए एक ही मैं लूंगी जो आपकी ऊर्जा प्रदेश में जो बिजली कटौती का है उसको मैं नियम 58 में सुनूंगी। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा महोदय जी, क्रिकेट को लेकर भी 310 में एक आपसे आवेदन किया गया, निवेदन किया गया है। प्रश्नकाल हम लोग शुरू करते हैं। माननीय इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन किराया हेतु शासन द्वारा जारी की गई धनराशि रुपए 10,55,32,000 के सापेक्ष रुपए 5,88,65,590 मात्र की धनराशि व्यय किया गया है एवं अवशेष धनराशि रुपए 4,47,866 मात्र के वितरण नहीं हुआ। और जो कुक फूड जो बच्चों को वहां दिया जाता है उनको 3 माह से वितरण नहीं हो रहा। और जो किराया है जनवरी 21 से आज तक जो किराए पे चल रहे हैं आंगनबाड़ी, उनको आज तक किराया नहीं मिला। जनवरी 21। माननीय अध्यक्ष, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी योजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है? तो सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी केंद्र, चूंकि जब कोविड चला था उस कोविड के प्रभाव में आंगनबाड़ी केंद्र सभी बंद कर दिए गए थे, क्योंकि वहां पर गर्भवती महिला से लेकर गर्भधात्री से लेकर 0 से लेकर 3 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर कुक फूड से लेकर THR इत्यादि और अन्य योजनाओं का लाभ लेते थे। 10,55,32,000 के सापेक्ष 5,88,65,000 की धनराशि को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दिया गया है और अवशेष धनराशि 4,07,47,000 की धनराशि निदेशालय स्तर पर केंद्र शासित योजनाओं को SNA खाते में अवशेष है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जो आपने कहा कि हमने आंगनबाड़ी केंद्रों में 45,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, क्या सभी का भुगतान कर दिया गया है? आपने कहा कि हमने सभी जगह आंगनबाड़ी सहायकों को या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनका वेतन मानदेय दे दिया है, लेकिन नैनीताल जनपद में, जहां तक मेरी जानकारी है, नैनीताल जनपद में अभी तक उनको भुगतान नहीं किया गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी, माननीय अध्यक्ष जी, नेता विपक्ष को मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे टोटल पूरे प्रदेश भर में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वह 14,947 पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इस तरह से टोटल 20,067 हमारे टोटल पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त अभी आपने कहा कि किराए के संदर्भ में कहा कि SNA खाते में है इत्यादि। मैंने माननीय विधायक जी को पूरा डिटेल भी बताया कि किस प्रकार से पहले ट्रेजरी से बिलों का आहरण होता था और चूंकि फिर कार्य व्यवहार में वो उसमें दूसरी व्यवस्था भारत सरकार ने दे दी, उसकी अनिवार्यता कर दी कि SNA खाते में रहेगा। SNA से फिर आपके TMFS के माध्यम से जो है भुगतान की प्रक्रिया रहेगी। जिस देने का काम भी इसी लोकप्रिय सरकार ने किया। जहां तक यूरिया का सवाल है, जहां तक DAP का सवाल है, जहां तक नैनो यूरिया का सवाल है, तो हम लोगों ने 1,65,000 मैट्रिक टन की डिमांड भारत सरकार से की। प्रश्न संख्या 1 माननीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, माननीय त्रिलोक सिंह चीमा जी नहीं है। प्रश्न संख्या 2 माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी। दिक्कतें आती, समस्या ही समायोजित किया जाता है, उनको ही संयोजित किया जाता है। और जो PRD है, PRD में वो जो ट्रेंड उनके होते हैं, जिनकी वहाँ की ट्रेनिंग होती है, उनको लिया जाता है। सवाल प्रश्न। हमारी जो पद हैं, रिक्त पद हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, उसके बाद सवाल करूंगा। उनको ही जो है वो ले पाएंगे के रूप में इसको लेंगे, ताकि जो है जितने हमारे प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पद हैं उनको जो है आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को ये बताना चाहूंगा कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी की इन्होंने बात करी है,
हम एक फैसिलिटेशन एजेंसी है, हमारा काम जॉब प्रोवाइड करना नहीं है, हमारा काम फैसिलिटेट करना है। और आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में हमारे प्रदेश में चाहे वो अधिसूचना सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो पीआरडी हो, जैसे अभी सदस्य जी ने बोला, चाहे वो उपनल के द्वारा किया जा रहा हो। मेरी 9 फरवरी 2001 को एक आदेश आया माननीय हाईकोर्ट का, जिसमें कि चैलेंज किया गया, क्योंकि मैं आपको उसके अंश पढ़ के सुना रहा हूं। द कोर्ट के आदेश थे, प्राइमा फेसी दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनरोलमेंट ऑफ पेटिशनर इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस इज नॉट रिक्वायरमेंट, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। उसको कहीं पर भी जॉब अगर चाहिए तो उसका एनरोलमेंट हमारे यहाँ होना जरूरी नहीं है। तो मेरी हम क्या करते हैं जी, रोजगार मेले हैं, हमने 19,680 लोगों को जो रोजगार मेले में युवा आए, हमने उनको फैसिलिटेट किया, हमने लोगों तक उनको पहुंचाया। उसमें से लगभग जो डेटा मेरे पास है उसको अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें से लगभग 600 लड़कों को हमने एम्प्लॉयमेंट मिली। इन्होंने सेवा योजन को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने की बात कही। मैं माननीय सदस्य जी को ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने मंत्रालय की शपथ ली और ग्रहण किया और समीक्षा बैठक ली, तो मेरा भी मत यही था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसके 23 रनिंग ऑफिसेज हैं, हमारे खुद के आर्म्स हैं, हमारे पास लोग एम्प्लॉयड हैं, हमारे पास 8,40,000 लोग पंजीकृत हैं, तो हमको आउटसोर्सिंग एजेंसी होना चाहिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी और हमारे सरकार के सामने ये प्रस्ताव हम बना रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार से संवेदनशील होते हुए इसको कंसिडर करेगी और इसको आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मेरा एक प्रश्न है कि आप जो रोजगार मेले आयोजित कर रहे हैं, इनमें क्योंकि ये आप ब्लॉक स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं और ये जनपद स्तर पर भी बहुत मुश्किल से हो पा रहे हैं। बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है, तो वो कहाँ जाएं? हम भी बेबस हो जाते हैं जब हमारे पास भी सुबह लगभग 10-15 बच्चे तो रोज ही आते हैं कम से कम रोजगार के लिए। प्रश्न करिए। तो ये बड़ा ज्वलन समस्या है प्रश्न करिए। रोजगार की। तो मैं जानना चाहती मंत्री जी, इसकी क्या व्यवस्था कराएंगे बेरोजगार को रोजगार देने के विषय में? तो हमने रोजगार मेलों में फैसिलिटेशन करी, हमने रोजगार मेलों में फैसिलिटेशन करी जिनको नौकरी के लिए, और 17 से विभाग, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पंजीकृत हैं, हम उनको उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। और दूसरा, आपने मुझसे दीदी बोला कि जो नौकरियों के बारे में आपने पूछा, तो मैंने एक डिटेल आपको भी वर्जन दिया हुआ है कि किन किन विभागों से अगर आप कहेंगे तो विगत 5 वर्षों का मैं आपको विवरण दे सकता हूं, क्योंकि सेवा योजन विभाग नौकरियां नहीं देता, लेकिन हमारे पास जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता सकता हूं कि विभिन्न आयोगों के माध्यम से विभागों हेतु की गई नियुक्तियां 16,874 हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से 3,447 हैं। उत्तराखंड अधिसूचना सेवा चयन आयोग से 9,445 हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग से 1,839 है। उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद से 2,103 है। कुल योग स्तर 16,874 है। उसके बाद विभिन्न विभागों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रोजगार, उपनल, पीआरडी, विभिन्न परियोजनाओं से सेवा के लिए कंसल्टेंट 1,15,159 है। राज्य की विभिन्न योजनाओं से स्वरोजगार, प्राइवेट निवेश, विभिन्न निर्माणाधीन परियोजना, ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाइन, डिजिटल इंडिया एक्सेट्रा के माध्यम से 5,80,999 है। ये टोटल जो होता है जी 7,13,032 है। उसके बाद हमारे विभिन्न आयोगों के प्रेषित अधिसूचना जिन पर चयन की कार्रवाई गतिमान है, 32 विभागों से प्राप्त की सूचना मैं आपको बता रहा हूं, वो 15,581 है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2,360 है। उत्तराखंड अधिसूचना सेवा चयन आयोग 9,061 है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग से 1,529 है। जोड़ सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 250 आबादी की कुल 1867 बसों के सापेक्ष 1816 बसों को जोड़ दिया गया है और शेष 51 बसों को जोड़े जाने की कार्रवाई गतिमान है। जी हां, तदनुसार प्रश्न नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बसातों की परिभाषा क्या है तथा 1867 बसातों की आबादी कुल कितनी है, क्या जिलेवार इसका विवरण देंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, अभी तक जो भारत सरकार द्वारा बसावों के मानक तय किए गए हैं, उसकी आबादी जो 250 तक की आबादी है
उसको बसावट माना गया है, लेकिन हमने अभी जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 150 से 249 तक की जनसंख्या की 407 बसावटें जो कि सुनिश्चित हैं, और 2011 के अनुसार 150 कम जनसंख्या की कुल 1796 बसावटें अपचित हैं, जिसकी लंबाई पहले वाले की 3200 किलोमीटर, दूसरी की 14,300 किलोमीटर। इसका प्रस्ताव बनाकर हमने भारत सरकार को भेजा है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार से पैसा आते ही जो छोटी बसावटें हैं उनमें भी सड़कें बना दी जाएंगी, उनको जोड़ दिया जाएगा। मैंने इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछा था माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी, सिर्फ इतना जानना चाहा कि मैंने सीधे अपने सवाल में कस्बे और गांव की बात की। यहाँ पे बसावटें आएगी, मैं बसावटे की परिभाषा जानना चाहता हूँ कि जानना चाहता हूँ। मुझे जैसा कि मैंने भी कहा, बसावटों से मतलब गांव से है। जिस गांव की आबादी 250 तक है उसको बसावट माना गया है। और अगर आपने कहा तो मैं जनपदवार आपको अगर कहो पढ़ के भी सुना सकता हूँ किस उसमें कितनी बसावटें हैं, और कहीं तो मान सूची आपको उपलब्ध करा। जिसकी आबादी 250 नहीं हो बसावट नहीं है। मैंने बताया कि जिनकी आबादी 250 नहीं है उनके लिए हमने अभी ये माननीय अध्यक्ष जी, किसी योजना में एक कट ऑफ हो सकता है, कितने आबादी तक का बसावट इस योजना में लिया जाएगा। 250 तक की आबादी को उसमें लिया गया है, लेकिन जो गांव बसावटें जैसे माननीय विद्वान सदस्य जी कह रहे हैं, जो बसावटें इसमें छूट गई हैं, जिनकी आबादी 2011 के अनुसार 150 से 249 तक की जनसंख्या की 407 बसावटें हैं। मनोज सुन रहे, और इसकी अनुमानित लागत 2900 करोड़ रुपए। इसी प्रकार जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 150 जनसंख्या की कुल 1796 बसावटें असुरक्षित है, जिनकी लंबाई 14,300 किलोमीटर है और 12,900 करोड़ की इसको बनाने के लिए आवश्यकता है। इसके लिए हमने डिमांड भारत सरकार से की है और भारत सरकार से पैसा आते ही इन बसावटों का काम शुरू। माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या सरकार में किसी स्तर पर ये प्रस्ताव विचाराधीन है? जी को मैं जानकारी देना चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी से मिला था, ये पत्र भी मेरे साथ में है, कहूं तो आपकी कॉपी दे दूंगा। और हमने हमसे मांग की थी कि जो बसावटें हैं जिनकी आबादी कम है उनके लिए हमें पैसा दिया जाए, उसकी डिमांड हमने की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे कि हमारी डबल की सरकार चल रही है, शीघ्र ही पैसा स्वीकृत होगा और बसावट पर हम काम शुरू करेंगे। सड़कों का निर्माण करते हैं तो उसके लिए जो भी पैरामीटर तैयार किए जाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं, वो राज्य स्तर पर नहीं किए जाते हैं। क्या भारत सरकार ने 250 की जनसंख्या से कम बसावटों को जो है सड़क से जोड़ने का कोई निर्णय लिया है? मानक जैसा कि आपने खुद कहा है भारत सरकार तय करती है, और जो बसावटें हमारी पूर्व में थी उसके सापेक्ष हमको पैसा मिल गया है। उसमें 51 बसावटें बाकी हैं, उन पर काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि जैसा कि भाई मुन्ना सिंह जी ने कहा क्या कि उस आबादी से कम की बसावटों को आप बसावट नहीं मानते, हमने उनको बसावट मानते हुए 2011 की जनगणना वर्ष के अनुसार 150 से जैसा कि मैंने कहा 249 तक की 400 बसावटें हैं। 150 से प्रश्न इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल शर्मा जी, बजट सत्र का चौथा दिन गहमा गहमी बराबर बनी रही है, सवालों के जो बौछार है वो लगातार होते रहे, इसको लेकर अधिक अपडेट क्या है? हाँ, जो कहें तो फिलहाल जो है कि इस टाइम सत्र जो है बजट काल के लिए स्थगित हो गया, 3 बजे दोबारा शुरू होगा। आज जैसे ही अगर हम कहें तो आज चौथा दिन है और कहें तो आज अंतिम दिन है आज बजट सत्र का। अगर आज कहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे ही सदन शुरू हुआ, हम
तो ऐसे ही विपक्ष हंगामा शुरू कर दिया बिजली कटौती को लेकर, और जो सदन में कटौती की गई है, जो सदन सोमवार तक चलना था, उसको लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। और उन्होंने कहा कि नियम 310 के तहत की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्होंने कहा नहीं, ये सब आपकी बैठिए, प्रश्नकाल चल लीजिए, कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं और इसको 58 में सुनेंगे। तो फिर प्रश्नकाल शुरू हुआ, तो अलग अलग कहें तो सौरभ भगोड़ा आज उनके प्रश्न थे, आज गणेश जोशी थे, और कई लोग थे, कई मुद्दे उठाए गए, साथ ही सहकारिता में मुद्दे उठाए गए हैं। उसके बाद अगर कहें तो कृषि के मामले उठे हैं, तो कहीं ऐसे प्रश्नों के बौछार जिसके किए गए हैं और जिसके लिए मंत्रियों ने उत्तर भी दिए। वहीं कहीं जगह माने तो विपक्ष का भी यही कहना था कि मंत्री तैयारी करके नहीं आते हैं, पूरी बात नहीं कह पाते हैं और मंत्री तैयारी करके आए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने आरोप भी लगाया। साथ ही कहीं विपक्ष ने सवाल भी किए हैं। बिजली कटौती पे फिर बात हुई है कि लगातार इतनी बिजली कटौती हो रही है, तय मची हुई, किसानों को लेकर बात की है, यूरिया सब्सिडी को लेकर बात की गई है। कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। फिलहाल अगर हम कहें तो भोजन काल के लिए इस टाइम सदन एकत्रित हो गया है और 3 बजे फिर विभागीय बजट आएंगे और फिर बजट पास होंगे। और आज कहें तो अंतिम दिन है, आज विधानसभा सत्र जो बजट सत्र है वो आज देर शाम समाप्त हो जाएगा। आज जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर। कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं वो अपना होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, अगर कहें तो ये आरोप कहूँ तो पिछले 2 दिन से यहाँ पर विपक्ष लगातार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं उसका जवाब नहीं मिलता कहीं, तो मंत्री तैयारी करके लेके आए। लेकिन जब सरकार का ये कहना है कि इस पे ऐसा कुछ नहीं है, उनका मंत्री पूरी अपनी बात कह रहे हैं, पर जब सदस्य नहीं समझते तो फिर क्या करें। तो कहीं ना कहीं इनके आरोपों को जो सरकार के हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रेम अग्रवाल वो इसको खारिज कर देते हैं। तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जो आरोप है वो लगातार विपक्ष लगा रहा है। तो कुल मिला के कहें तो आज अंतिम दिन है यहाँ पर बजट का, तो कई मुद्दे यहाँ पर लगातार उठाए भी हैं विपक्ष ने। मैंने कहा था सहकारिता का मामला, यूरिया का मामला उठाया, समायोजन मामले, नौकरियों के मामले उठे हैं, यहाँ पर कृषि को लेकर मामले उठाए गए हैं, बिजली कटौती को लेकर मामले उठाए गए हैं। तो कई ऐसे मामले हैं जो लगातार विपक्ष ने उठाए हैं। तो वही अब बात करें तो इस टाइम जो है सदन भोजन काल के लिए स्थगित हो गया और 3 बजे जब फिर कुछ चर्चा होगी और उसके बाद विभागीय बजट यहाँ पर आने, क्योंकि कल 8 से 9 विभाग के बजट आ गए थे और आज जितने भी बकाया हैं वो आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर बजट पास होगा। और उसके बाद आज अंतिम दिन मैं कह रहा हूँ बजट सत्र का है 2022 उत्तराखंड का, तो आज बजट की अंतिम दिन है और देर शाम आज ये जो सदन है बजट सत्र जो चल रहा है विधानसभा का वो आज समाप्त भी हो जाएगा। कमल जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। चौथे दिन भी बराबर जो विपक्ष का हंगामा लगातार बरपा रहा। इसी के साथ